अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा लाहौर की बेहतरी और लाहौर की बहाली दोनों के लिए काम करने जा रहा था जी। रूडा अपने मकासद में और लाहौर की बेहतरी में किस हद तक कामयाब हो गया और क्या मकासद अभी रहते हैं, आज के शो में जानेंगे। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ काशिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल हैं। काशिफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम जी। काशिफ साहब, रूडा के पास अक्सर ही मेरा वैसे तो रूडा में चक्कर लगता रहता है और रूडा का जो बेसिक मकसद था वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया था। क्योंकि मैं लाहौर से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि लाहौर को जब भी मैं देखता था कि लाहौर पुराना होता जा रहा है, पसमानदा होता जा रहा है, तो मुझे दुख होता था। और एक इदारा रूडा ही ऐसा आया जिसने इस पे तवज्जो दी और लाहौर की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुझे काशिफ साहब ये बताइएगा कि क्या क्या रूडा कर चुका है, यानी किन मकासद में अपने कामयाब हो चुका है और कौन से मकासद आगे अभी मजीद रहते हैं रूडा? आई थिंक देखिए, रूडा तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। जब मैं अपने ओवरऑल अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देखता हूँ और स्पेशली इन द एम्बिट ऑफ कमर्शियल, कि आपने कमर्शियल प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इसको सस्टेनेबल बनाना है, तो रूडा के जब हम नंबर्स देखते हैं तो वो नंबर्स मेरे सारे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ऑनेस्टली ब्यूटी ये है कि इस प्रोजेक्ट को हमने एक लेवल पे ले आए हैं जो कि बहुत लोग स्केप्टिकल थे कि जो इसके एलाइड चैलेंजेस हैं, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लोगों ने इनिशियली काफ़ी इस पर डिरेल करने की कोशिश की। इसमें लीगल फुटप्रिंट था, इसमें वहाँ के लोगों के जो अब आप वहाँ जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनके चैलेंजेस थे, बाकी मामला थे। तो काफ़ी लोग स्केप्टिकल थे कि प्रोजेक्ट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक व्हाट आई कैन सेफली से टुडे फॉर योर कंजम्पशन एंड फॉर द ऑडियंस हु इज व्यूइंग दिस पर्टिकुलर शो, कि हमने इस इतने बड़े हाथी को हमने खड़ा कर दिया है। इट इज़ ऑन द स्टेज जहाँ पे ये ऑफ टेक की पोजीशन में आ गया है। और आई थिंक इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा रूडा है क्यों, वो मैं रिपीट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, बट प्राइमरीली ग्लोबल फिनोमेना है कि जब शहर एक सर्टन एज पे पहुँच जाते हैं और उनकी एक ज्योमेट्री है जिसमें एक सर्टन नंबर ऑफ लोग आके रह सकते हैं एक बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड से, जब वो इस नहज से आगे निकल जाते हैं तो देन ऑब्वियसली आपको उसकी या तो आपने एडजेसेंट शहर बनाना होता है या उसकी कोई अपग्रेडेशन करनी होती है। बट लाहौर आई थिंक हैज क्रॉस्ड दैट टाइम जब वो इसको फर्दर अपग्रेड किया जाए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है या पिछली जो गवर्नमेंट्स अपने सही टाइम जो है काम करते रहे को अपग्रेड करने का, बट आप देखेंगे दिन ब दिन डिटोरिएट, जिस तरह आपने बताया कि डिटोरिएट ही होता रहा। तो उसका मकसद ये है कि लाहौर नीडेड एन ऑल्टरनेटिव प्लेस जहाँ पे लोग आएँ, क्योंकि देखें यहाँ पे अर्बन शिफ्ट एट द रेट ऑफ 3% है। लोग आते हैं जो भी हमारे एलाइड टाउन हैं, आपने फैसलाबाद है, गुजरावाला है, गुजरात है, जो भी एडजेसेंट टाउन हैं, या इवन कराची है जो कि लाहौर में एक सर्टन लाइफस्टाइल है, अपॉर्चुनिटीज है, तो लोग आते हैं, अर्बन शिफ्ट है। उनको अकोमोडेट आप लाहौर में मजीद कितना करेंगे? तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट था जो कि जिसकी वजह से ये शहर बना। और वो ग्लोबल फिनोमेनास जो हैं उसके इन सिंक में है कि 25 से 30 साल के बाद आप नए शहर बनाते हैं, और ये हमारे मजहब में भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिनोमेना हुआ और ये इसकी प्लानिंग शुरू हुई। आई थिंक जो चीज़ थोड़ी कमी बेशी थी जब हमने बनाना शुरू किया, इसकी जो मास्टर प्लानिंग थी वो उसमें कुछ गैप्स थे। और ये किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ें गलत भी होंगी, कुछ चीज़ें आप डिरेल भी होंगी, बट आई थिंक लाइक आई सेड कि अब हम इस स्टेज पर हैं कि मैं आपको सेफली कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में, हमारी मास्टर प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो इन सिंक विद दी बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस है और इन सिंक विद दी जो जितने भी फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको अर्बन प्लानिंग बताई, कंजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस हैं, स्मोक का फिनोमेना है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, रावी इटसेल्फ द मेजर पार्ट जो हमेशा मैं आपको बताता रहा हूँ कि ओरिजिनल जो इंसेप्शन पॉइंट था वो रावी की रिजुविनेशन, बिल्कुल ऐसी है, जो कि एक नाला बन चुका था, जो नाला बन चुका था। तो अब वो तमाम फिनोमेनास अकाउंट फॉर होके जो मास्टर प्लान बना है वो हमारा कंप्लीट ऑब्वियसली हो चुके हैं। अब देखें इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली कैसे सस्टेन किया जाए, और मैंने बारहा इस चीज़ का जिक्र किया कि इसमें बड़ा सिंपल होता
कि रावी को गवर्नमेंट कहीं से फंडिंग ला देती है हमें, या अपने बजट्स में, जो कि ऑब्वियसली हम ऑलरेडी डिप्लीटेड बजट्स हैं हमारे, या IMF से लेकर आती। आई थिंक वो एक राइट कोर्स लिया गया कि ऐसा नहीं सोचा गया। और हमें जो बताया गया कि आपने जिसकी कमर्शियल मॉडलिंग करनी है उस तरह से करनी है कि सस्टेनेबल बनाए। सस्टेनेबल इज बीन द फिनोमेना एट द बैक ऑफ ओवरऑल प्लानिंग कि इसको ग्रीन सस्टेन करना है, इसको इकोलॉजिकली सस्टेन कराना है, और सबसे इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियली सस्टेन करना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंसी आपकी IMF पे रहनी है या गवर्नमेंट फंडिंग पे रहनी है तो कभी भी सस्टेनेबल नहीं कर सकते। ऐसे ही अगेन द सेकंड, मेरे ख्याल से ग्रीन सस्टेन तो चलें ठीक है, किसी हद तक काबिले बर्दाश्त था या किया जा सकता था। इको सस्टेन और फाइनेंशियली सस्टेन मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, सबसे इंपॉर्टेंट था। इवन ग्रीन सस्टेन पे मैं थोड़ा सा आपके 2 मिनट लूँगा। जी। जो लाहौर प्रेजेंटली आज के दिन में है वो आई थिंक 1 से 2% मैक्सिमम कंक्रीट का लाहौर, हाँ, और ग्रीन कवर उसमें हार्डली कोई 1-2% रह गया। तो हमने जो मास्टर प्लान जब आप नज़र से गुजरते हैं आप देखिए उसमें तकरीबन 14% मैंडेटेड है हर इन्वेस्टर जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करता है, तो 40% ग्रीन कवर उसने छोड़ना ही छोड़ना है। और बाकी जो एडजेसेंट एरियाज है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं भी हो रही है वहाँ पे 6% हमने छोड़ा हुआ है। तो 20% आपका ग्रीन कवर है और तकरीबन 8 to 10% आपका पानी का पार्ट है। ओके, सो 30% तो आपका ऑलरेडी ये वाला एरिया हो गया ना, तो बाकी डेवलपमेंट उसके अलावा होगी। सो ग्रीन को भी हमने अकाउंट फॉर किया है, और ऑब्वियसली वो दैट इज बीन जो भी मास्टर प्लानिंग है या जो इवेंचुअल कॉन्ट्रैक्टिंग होती है जिन भी इन्वेस्टर्स के साथ जो आते हैं उनको मैंडेट किया गया को X% ऑफ दी उन्होंने ग्रीन कवर तो छोड़ना ही छोड़ना। तो ये तो हो गया। अब फाइनेंशियल की मैं जो बात करूँ तो फाइनेंशियल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी डोंट वांट टू लुक बैक टू द गवर्नमेंट ऑल द टाइम। हमने इनफैक्ट द डे फर्स्ट से हमने 1 रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं लिया, हमने इसको फाइनेंशियली सस्टेन किया। आज अगर हमारे पास 250 के करीब एम्प्लॉई है और हम 3 साल इसको फाइनेंशियली सस्टेन किया है विद ऑल दी पेरोल्स उसके जो है या उसके जितने भी बाकी फैसिलिटीज़ हैं या ये जहाँ पे आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं इसके एलाइड कॉस्ट हैं, सो वो तमाम चीज़ों को हमने 3 साल तक फाइनेंशियली सस्टेन किया है और हमने 1 रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं लिया। तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और एक कॉन्फिडेंस देता है आपको, आप जैसे दोस्त जो बाकी जो सुन रहे हैं या जो आपका ऑडियंस है उनको ये कंफर्ट ज़रूर मिलना चाहिए कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है वो एक सक्सेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रही है 3 सालों में, कि हमने ये 3 सालों में जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी वो ठीक थी और फाइनेंशियली हमने सस्टेन किया। अब इससे आगे की बात करते हैं कि हमने इसको सस्टेन किया कैसे, और आपके अगेन कॉन्फिडेंस जो पब्लिक एट लार्ज को भी आना चाहिए और जो बाकी जितने भी मीडियाज हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी लोग इसको सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं रूडा को, उनको ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि आगे कैसे चलेंगे। क्योंकि हर बंदा ये पूछता है कि रूडा इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो फाइनेंशियली आज तक तो सस्टेन हमने कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने एक पाइपलाइन क्रिएट की प्रोजेक्ट्स की जो कि 2 तरह के हैं। एक प्रोजेक्ट वो है जो कि जो स्टेट लैंड है या फिर जिन लोगों की वहाँ पे ज़मीनें हैं उनको, जिनको हम ऑन बोर्ड ले आए उनको हमने बावर करा दिया कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है उनके लिए, उनके साथ हमने जेवी पार्टनरशिप की। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आप पूरी ज़मीन तो नहीं खरीद सकते ना। ठीक हो गया। तो हमने पार्टनरशिप हमने की उन लोगों के साथ जिनकी ज़मीनें थी। ओके, ठीक हो गया। और वो ज़मीनें वो विलिंगली उनको अंदाज़ा हुआ, हमने 2 प्रोजेक्ट ऐसे डिलीवर किए जिसमें उनको अंदाज़ा हुआ कि अगर उनकी ज़मीन की कॉस्ट, अगर मैं मिसाल देता हूँ आपको, 2 अरब रुपए की थी और अगर उसको 3 से 4 साल के होराइजन पर वही ज़मीन की कीमत अगर 10 अरब रुपए मिल जाए तो व्हाट अबाउट इट। तो वो उनको हमने क्लियरली दिखा दिया एक ट्रैक रिकॉर्ड 2 से 3 सालों में कि हमने ये 2-3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। और जो लोग हमारे साथ पार्टनरिंग में आ रहे हैं, एक रिश्ते में आ रहे हैं पार्टनरिंग के, उनको अगर उनकी ज़मीन की कीमत X वैल्यू थी तो उनको वो Y वैल्यू मिली जो कि तकरीबन 10 टाइम या 8 टाइम या 5 टाइम हायर थी। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये है जो हम खुद डेवलप करते हैं और वो सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम जेवी पार्टनर्स के साथ या स्टेट लैंड पे करते हैं। और उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम तकरीबन अगर मैं डॉलर टर्म्स में करूँ तो $100 मिलियन प्लस माइनस होएगा। ये छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस पर आप सॉरी को सवाल कर रहे थे। अच्छा सॉरी, मैं ये पूछने लगा था काशिफ साहब के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं उन लोगों के लिए जो, मतलब जैसे लेट्स सपोज मेरी ज़मीन है, रूडा के साथ मैं पार्टनरशिप में आ गया हूँ, पार्टनरशिप में आने का मुझे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा उसकी बजाय अगर मैं रूडा को वो सेल कर देता हूँ एज इट इज़ सारी, तो उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा? देखिए आपको अंदाज़ा है कि रूडा की जो टोटल जुरिस्डिक्शन है वो इतनी बड़ी है और वो ज़्यादातर वो लैंड है जो कि डेवलप नहीं है, ऐसे ही थोड़ी सी ज़मीन को छोड़ के बाकी ज़्यादातर बंजर है या वहाँ पे अगर काश्तकारी भी हो रही है तो दैट इसकी वैल्यूएशन। अब अगर आपके पास ज़मीन थी से 20 एकड़ फॉर एग्जाम्पल या 50 एकड़, अब जब भी बेचने जाएंगे मार्केट में तो आपको वो उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी।
सो मैं आर्ग्यूबली कहता हूँ कि आपको उसकी वैल्यू 10 एकड़ की आपको 1 अरब रुपया मिल जाती है मिसाल तौर एट द रेट ऑफ जो भी इसका रेट बनता है। और मैं आपको कहूँ कि आप मेरे साथ जेवी में आए और आप अगले 5 साल या 4 साल मेरे साथ रहें, मैं वहाँ पे डेवलप करूँ और डेवलप करके बेचूँ भी मैं, आप आराम से रिलैक्स करें, सिर्फ हमें मॉनिटर करें कि हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं, और आपको 4 साल डाउन द लाइन वही अमाउंट जो 1 बिलियन का था वो 7 से 8 बिलियन मिल जाता। हाउ अबाउट दैट? जेवी के जो पार्टनर हैं या किसी भी और हमारे साथ ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में अगर कोई लोग आते हैं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या एक हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जो कि पंजाब में या पाकिस्तान में बहुत कम है या मेरा ख्याल है नहीं, वो है रेवेन्यू शेयर का। रेवेन्यू शेयर में ये है कि जो भी कॉस्ट उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर लगती हैं वो माइनस ऑफ करके जो भी उसके ऊपर स्ट्रक्चर पे कॉस्ट लगती है सारी माइनस ऑफ, जो फाइनल प्रॉफिट आपका होता है वो आप रेवेन्यू शेयर जो भी परसेंटेज हम एग्री करते हैं आपस में, जो फाइनेंशियली हमें भी सूटेबल हो और पार्टनर को भी एक्सेप्टेबल हो, वो हमने की। और उस तरह का भी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो रिसेंटली तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने चाहर बाग एनक्लेव के नाम से हमने लॉन्च किया। तो ये तमाम जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये ग्लोबल फिनोमेना है जो पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं है। एंड हमने कोशिश ये की है कि इसको पूरी मार्केट को या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत ही नॉवेल्टी से आगे लेके चलें और जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको हम साथ लेके चलें। अच्छा, आखिरी जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीके चीज़ है वो समझने की है कि हम सारा कुछ कर क्यों रहे हैं। देखिए, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल करना जरूरी है। अगर हम इसको फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाते तो देन वी बी बैंकिंग ऑन समबडी व्हिच कुड बी पॉसिबली गवर्नमेंट और द IMF और एनी अदर एजेंसी जिस पे हम जो हम नहीं करना चाहते। तो वो करने के लिए तमाम हमने जितनी भी हमने चीज़ें की हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक तकरीबन प्रोजेक्ट 2.7 ट्रिलियन का भी है, वो भी हमने साइन अप किया है, और छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया तकरीबन $100 मिलियन प्लस माइनस है, तो वो हमने सारे किए हैं। और पाइपलाइन भी अगर मैं बताऊँ आपको कि अगले 5 साल के लिए हमने तकरीबन 6 से 7 बड़े प्रोजेक्ट्स की हमने पाइपलाइन भी क्रिएट कर दी हुई है। तो आई थिंक दैट गिव्स मी इनफ कॉन्फिडेंस कि अगर 2 प्रोजेक्ट हमने डिलीवर कर दिए, 5 से 6 की पाइपलाइन है और बड़े प्रोजेक्ट भी 2 साइन अप हुए हुए, तो आई कैन फील वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे आज से 5 सालों में मुझे 500 बिलियन चाहिए तो आई एम फुली गियर्ड अप कि वो 500 बिलियन में अवेलेबल करूँगा। और अपना जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, लोगों की स्टाफ की सैलरीज हैं, बाकी मामलात हैं, और गवर्नमेंट को भी शायद हम कुछ सपोर्ट कर सकें, आई डोंट नो, तो वो तमाम चीज़ें वी आर फुली कॉन्फिडेंट। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट है जो हम अक्वायर कर पाए टिल डेट एक्चुअली। और इससे मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर चुका है। ज़बरदस्त। और मतलब वही आपकी वाली बात के हाथी खड़ा हो चुका है, अब चलाना खड़ा हो चुका है, हिम्मत उसमें चल रही है, चलो अब खुद ही जाएगा। अच्छा, ये तो काशी साहब ठीक है, आपकी बात में सारी समझ गया। अब मुझे ये बताएं मजीद क्या चैलेंजेस हैं जो रूडा आपको लगता है कि रूडा को फेस करने पड़ेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि लोगों का ट्रस्ट रूडा पे पहले नहीं था, आहिस्ता वक्त के साथ आता रहा, आपने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, इन्वेस्टिगेट करके कोशिश की, हर लिहाज से लोगों को समझाने की कोशिश की, वो किस हद तक रूडा इसमें कामयाब हो चुका है? आई थिंक इसके दो फेसेट्स हैं। एक फेसेट है जो कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट साइड के ऊपर, और दूसरे हमारे पार्टनर्स हैं। सेकंड जो फिनोमेना है वो जो लैंड ऑनर्स हैं या जो इन्वेस्टर जो बेस है जिसने हमारे पास आके इन्वेस्ट करना है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो हमारे साथ हैंड्स एंड ग्लव्स काम करती है और हमें सपोर्ट करती है, आई थिंक आई कैन सेफली से they are very confident about us. They have seen our work, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि ये काम कर रहे हैं, अपने आप को सस्टेन भी कर रहे हैं और आगे के लिए भी लेके चल रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर कर रहे हैं, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर एक्सटेंडिंग द रिक्विजिट सपोर्ट टू अस इररिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट थी क्या था, दे हैव बीन ऑल सपोर्टिव ऑल द वे डाउन। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स जब मैं आपको बताया कि हमने 2.7 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट भी साइन अप किया है, हमने $110 मिलियन के 5 से 6 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी डाल दिए हैं, तो इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस भी है। जो वाहिद एलिमेंट जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है वो पब्लिक एट लार्ज एंड स्पेशली उस एरिया के लोग हैं। तो उस पर फिर हमने एक फिनोमेना शुरू किया है जो कि मैंने अपनी पिछली जहाँ पे मैंने सन गवर्नमेंट के साथ काम किया या पहले काम किया, वो हमने रिसेंटली शुरू किया है कि हम विल पिकअप और वी हैव ऑलरेडी पिक्ड अप अ विलेज और जो उस एरिया में है और वो हम पे रेप्लिकेट भी करेंगे, उस विलेज को हम मॉडल विलेज बनाएंगे और जो भी इस प्रोजेक्ट के मुजम्मरात हैं, फवायद हैं, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट उन लोगों के पास पहुंचने चाहिए ताकि उन लोगों को एहसास हो कि बिसाइड्स की ज़मीन की कीमत उनको मिल रही है, बट जो फ़वाइद हैं और वो फ़वाइद भी मैं एम नॉट गोइंग टू बी जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग कि वो CSR प्रोग्राम करेंगे, नहीं। एक UN का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं UN SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। ये एक प्रॉपर मैंडेट है UN का टू द कंट्रीज जो अपने हिसाब से करना चाहें।
तो हमने उसमें जो 9 प्रिंसिपल्स हैं उसमें 5 प्रिंसिपल जिसमें जॉब है, जिसमें जो एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें पानी की प्रोविज़न है, और वहाँ पे इसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग जितनी भी है उसको हम अपग्रेड करें। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द विलेज जो कि उसके करीब है जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और लोगों को ही फ़वायद दें, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करें, उन्हीं के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, उनके लिए वहाँ पे हम एक स्कूल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी दानिश अथॉरिटी के साथ बातचीत चल रही है और वहाँ पे हम उस तरह का एक बहुत ही हाई कैलिबर का स्कूल बनाएं। सिमिलरली हमारी कुछ 2 से 3 हॉस्पिटल्स से बातचीत चल रही है कि वो भी वहाँ पे आके हॉस्पिटल बनाए। तो ये जितने भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट हैं जो फवायद एज एन अथॉरिटी हमें मिल रहे हैं या गवर्नमेंट को मिल रहे हैं और जिसके बेसिस पे हम रिवर डेवलप कर रहे हैं उन लोगों को मिलने चाहिए। तो ये अब हमने एक मॉडल विलेज पिकअप किया है और वहाँ पे हम इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो फिर लोगों को भी इदराक होगा कि यार रूडा इज नॉट टेकिंग द लैंड्स अवे फ्रॉम देम, बट उसके फवायद भी नहीं को पहुंचे। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि ये असल बात ये है ना कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हैं ये और किसी भी मुल्क में मेरे ख्याल से नहीं इस तरह के हैं जिस तरह के पाकिस्तान में। तो ट्रस्ट करना आवाम का बहुत मुश्किल होता है, और ये अगर रूडा इसमें कामयाब हो चुका है तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली रूडा के पास में आता हूँ, रूडा के साथ में शो करता हूँ, और इस तरह इश्यूज़ भी मतलब लोगों के उनको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। तो मुझे पर्सनली लोगों ने काफ़ी दफ़ा कांटेक्ट करके पूछा कि रूडा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ भी लेता है या इस तरह का कोई मामला। मैंने कहा रूडा के पास जाएँ, 1 विंडो सेल है, बहुत अच्छा बना हुआ है, शानदार, आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको सारे मामला बताएंगे। 1 विंडो सेल के बारे में भी काशिफ भाई थोड़ा सा बता दें आपको इन्फॉर्मेशन। 1 विंडो सेल देखें हम लोगों की आसानी के लिए कि किसी का भी कंसर्न है तो ना मुझे तंग करे ना आपको तंग करे, सीधा आके रूडा से अपना मामला क्लियर करें। देखिए बात ये है कि अथॉरिटी है, उसमें डिफरेंट मामला होते हैं। हर एक जो एंड कस्टमर है या इन्वेस्टर है या इवन कोई भी साइल है उसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे। तो बजाय ये कि वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करे और उनके पास जाके अपने प्रॉब्लम्स को हल करे, इसमें 1 विंडो सेल एक हमने बना दिया है जिसमें एक सीनियर प्रोफेशनल हैं जो कि उसको मैनेज करते हैं, एंड ही रिपोर्ट्स इनटू वन ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये हायरार्की है, और वो फिर डायरेक्ट सीईओ के पास या उन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास प्रॉब्लम्स जाते हैं और उसको फिर कैस्केड करके उनका सोल्यूशन लेके भी गो बैक टू दैट इंडिविजुअल। ये आपके प्रॉब्लम्स के हल हैं। तो इट्स अ वन स्टॉप शॉप अवेलेबल टू एंड यूजर कि यार ये इधर आए, बजाय कि आप 10 जगहों पे ख्वार होते रहे, आप एक जगह पर आए, आपकी प्रॉब्लम आप हल। अभी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मजीद आपसे मुलाकात होगी और मजीद आपके जो कंसर्न्स हैं रूडा को लेकर जो आप मेरे से पूछते रहते हैं, हमें तंग करते रहते हैं आखिर क्योंकि टीम को, वो भी आपके क्लियर करेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, और काशिफ साहब अभी भी हमारे साथ ही हैं। काशिफ साहब का दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतना वक्त दे रहे हैं, आप लोगों के लिए इतना वक्त दे रहे हैं कि आप लोगों के जो मेजर कंसर्न्स हैं रूडा को लेके, जो परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और बाद में तंग मुझे करते हैं, तो आपकी आज तंगी सारी काशिफ साहब से दूर करवाते हैं। काशिफ साहब रूडा के बारे में मज़ीद बताइएगा जी कि किस तरह से लोगों को आप ईजीएस्ट वे में कन्वे करेंगे कि रूडा उनको किस तरह से हेल्प कर रहा है। मैंने आपसे अभी ऑफ रिकॉर्ड जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि लोगों में भी डिफरेंस है ना, मतलब लिटरेसी रेट का डिफरेंस है। मैं एक चीज़ को ईजीएस्ट वे में अडॉप्ट कर सकता हूँ, उसको स्टडी कर सकता हूँ। एक इंसान है जो बाशऊर नहीं है, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, एक बेवा औरत है, उसकी ज़मीन में रूडा प्रोजेक्ट बना रहा है, वो यही समझेगी कि मैं ना मेरा कोई बच्चा है ना और कोई घर में मर्द है तो मेरे साथ कोई जुल्म ना हो जाए। उसको आसान तरीके में कैसे रूडा समझा पाएगा? ठीक है, देखिए रूडा जो है पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, और जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो एक माँ की तरह होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो किरदार तो हमेशा फोर फ्रंट पे होता है, बैक ऑफ माइंड पे भी होता है जब हम काम करते हैं, कि वी कांट बी ऑपरेटिंग लाइक द प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं या प्राइवेट पार्टीज हैं। तो वो कंसेशन या वो कंसिडरेशन तो हमेशा रहती है। जब भी हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लेनी है, तो पैसे चूँकि हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो हमने वो फाइनेंशियल एलिमेंट तो रखना ही है कि हमने कुछ कमाना है, जो हमने रिवर पे लगाना है। तो ऐसा तो नहीं है, मैं कहूँगा कि जब मतलब बिल्कुल ही मुफ्त में काम करेंगे, पॉसिबल नहीं है, और सस्टेन हम कर ही सकते बिल्कुल। हाउएवर जो मुख्तलिफ जो अवामिल हैं जो लोगों की लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें उनकी जो ज़मीन फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मिसाल दी, तो उसमें हम ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है
वो हमने रखा हुआ है, और चेक्स एंड बैलेंस अपने डिपार्टमेंट्स पे जो रेलेवेंट ज़मीन के मामला को एड्रेस कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उनके साथ हम ज़रूर होते हैं। और उसमें अगर कोई भी हमें डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं तो हमारे पास उसका ओपन फोरम्स हैं जिन पे लोग आते हैं, बात कर सकते हैं और आपके थ्रू आ जाएँ या वैसे आ जाएँ और उनको बताते हैं, तो उनको हम उनका ज़ाला करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, जब मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग हमारी होती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि तमाम का तमाम नीश हो, तमाम का तमाम बहुत ही हाई एंड। जिस तरह एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी रूडा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम मुल्क को उस नहज पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे हम फर्स्ट वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी हम थर्ड वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं, हम अपने आप को प्लेसमेंट या पोजीशन नहीं करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड के साथ करेंगे। और जो भी ग्लोबल फिनोमेना हम आज के दिन में रेप्लिकेट की कोशिश कर रहे हैं वो इसी एंगल से। तो आई थिंक उसमें इंपॉर्टेंट बात ये जो प्रोजेक्ट हम डिजाइनिंग, जिस तरह मैंने अभी आपको, आप जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई तो मैंने बताया था कि हमने एक चार बाग की प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि हमारा नीश था, जिसमें हम 10 मरला भी था, एक कनाल भी था और बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी थी। तो गुड न्यूज़ इज कि वो तमाम की तमाम इन्वेंट्री हमने 8 महीनों में बेच दी। तो वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट को हम एड्रेस कर रहे हैं। बट अब सवाल ये आया, जो आप इस दोस्तों से बातचीत हुई और भी लोगों के व्यू पॉइंट थे कि आप मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम या हाई मिडिल इनकम को क्यों नहीं टैप करते। तो अभी जो रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो चहारबाग 2 के नाम से है, चहारबाग एनक्लेव, जिसका आपने बताया एनक्लेव, उसको हमने शुरू कर आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रूडा के साथ आपकी नॉलेज भी है और आप उसके साथ हमें शफकत भी नवाते आते हैं हमारे पास। आई थिंक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है हमें। तो चहारबाग एनक्लेव जो है उसमें हमने 3, 5, 7, 10 और मरले का जो हमने कॉम्पिटिशन रखी। तकरीबन आप समझें कि 90% ऑफ द रेजिडेंशियल जो हमारे प्लॉट्स हैं सारे के सारे इस साइज़ के हैं। अब इसमें जो लोकल जो ऑडियंस है, जो सैलरीड क्लास है या जो बिजनेस इवन उसमें फोरम में जो लोग सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। प्लस हमने जब चहारबाग 1 जब लॉन्च किया था तो हमने 3 साल की पेमेंट प्लान्स रखे थे, इसमें हमने 4 साल की पेमेंट प्लान्स रखे और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये रखा है कि कोई बंदा भी जो एक मिडिल इनकम का है वो इजीली इसको ले सकता है और अपना घर उसके पर इजीली बना सकता है। ये वो तमाम जो फवायद हैं जो एज अ माँ, मैंने आपको कहा कि एज अ स्टेट हम माँ है या गवर्नमेंट एज अ माँ का किरदार अदा करे, तो वो कंसिडरेशन हमेशा एट द बैक ऑफ अवर हमारी प्लानिंग जरूर रही है। ये हमने किया है। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे काशी साहब ये बताइएगा, जो हमने इंडस्ट्रियल जोन भी बनाया है, इंडस्ट्रियल जोन में रेवेन्यू जनरेट करना, मेरे ख्याल से ये आप मुझे बेहतर गाइड करेंगे, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि इंडस्ट्रियल जोन में रेवेन्यू जनरेट करना भी एक मुश्किल टास्क था, क्योंकि ऑलरेडी एक इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे आप उस पूरे एरिया की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हुआ भी, मैं 2-3 दफ़ा वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा दुनिया ही बदल गई है जी उस एरिया की। तो मेंबरशिप के लिए लोगों को कायल करना कितना मुश्किल था, और मेंबरशिप के लिए अगर लोग कायल हुए हैं तो वो ये कितना चैलेंजिंग था हमारे लिए। अच्छा, आपसे थोड़ी देर पहले भी ऑफ दी डिस्कशन हो रही थी चेंज मैनेजमेंट का, मैंने जिक्र किया। हम लोग फिलोसफिकली एज अ कंट्री आई थिंक हम जो सिस्टम्स पे हमारा ट्रस्ट थोड़ा सा कम है या हमारे मामला इस तरह से रहे, तो चेंज मैनेजमेंट जनरली हम बिलीव नहीं करते। तो जब हम शुरू में हमने अप्रोच किया इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को, तो आप यकीन कीजिए पहला साल 1.25 साल तो उन लोगों ने बिल्कुल भी हमें घास भी नहीं डाली और वो हमें एज अ गवर्नमेंट ठीक है लेते थे, बट वो जो एक होता है ना कि एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना या एक ओवरऑल रिसेप्टिवनेस नहीं थी उनकी। तो हमने उनको ये बावर कराया कि आप लोग यहाँ के ऑनर हैं और आपकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, सारे मामलात हैं, हम आपकी बेहतरी करना चाहते हैं। बट अगेन वही बात है कि चेंज मैनेजमेंट में लोग नहीं जनरली आना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने जो भी वहाँ पे कमेटीज़ फॉर्म की या मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई, हमने उसमें रूडा का मेंबर एक आध पे डाला, मैक्सिमम उन लोगों को ऑनरशिप दी कि वो तमाम डिसीजन मेकिंग करें कि उनके लिए बेहतर क्या। और लास्ट 2 ईयर्स से दैट हैज रियली वर्कड। एक तो ये हमने किया। सेकंड हमने क्या किया कि वहाँ पे हमने लोगों की अभी इतनी हमें ज़्यादा रिसीवेबल्स नहीं थे, हमारे पास लोग इतने पैसे नहीं दे रहे थे हमें, जो डेवलपमेंटल चार्जेस की मद में थे या बाकी मामला की मद में थे। हमने इसके बावजूद तकरीबन ओवर $1 बिलियन से ज़्यादा हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट जितनी भी हमने वहाँ पे करनी थी ताकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड हो। लोगों को ये दराक हो कि रूडा के आने से उनकी लाइफ में या उनके मामला में कितनी बेहतरी आई। हम क्लेम्स जो कर रहे हैं वो खामखा में नहीं कर रहे हैं। हम जो भी क्लेम्स कर रहे हैं कि अगर हम उनको सस्टेनेबल बनाएंगे और उनको वो बेस्ट प्रैक्टिसेस देंगे तो हमने ऑलरेडी कर दी। सो वो हमने NLC के साथ मिलकर हमने वहाँ पे पूरा एक प्रोजेक्ट रन किया जिसमें रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सीवरेज हो गया, उसके मामला को बेहतर किया। तो लोगों की रिसेप्टिवनेस बेहतर रही। अब लोग बिल्कुल रेडी हैं कि जी ठीक है, चूँकि अब हमें फ़वायद भी मिलना शुरू हो गए तो वो मिलेंगे हमारे एम्बिट में आके काम करने में।
हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है कि यार आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे जो हेल्थ एंड सेफ्टी की स्टैंडर्ड्स वो बेहतर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने पानी निकालना है तो उसको रिवर्स ऑस्मोस करके निकालें, और वो अगर दरिया में गिरता है तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करके भेजें ना, क्योंकि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल। और वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करेंगे तो इवेंचुअली वो फिर पूरा बाजार या पूरा एक कह लें कि वो हालात खराब हो जाएंगे वहाँ पे। और आई थिंक वो रिसेप्टिवनेस जो है ना आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम मामला एक रात में या एक दिन में, एक महीने में नहीं होते, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और हम पे भी लोगों का ट्रस्ट बनते, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइम लगेगा जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे। तो अब जब हमने डिलीवर करके दिखा दिया, एक डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड, जिस तरह मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी की बात की है, गवर्नमेंट की बात की, तरह लोगों को भी फवायद जब वहाँ पहुंचे हैं तो उनको अंदाजा हुआ कि रूडा के आने से उनकी जिंदगी में क्या बेहतरी है, तो उनका ट्रस्ट बेहतर हुआ और आस्ता आस्ता उन्होंने हमारे इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया। और वैसे भी रूडा जहाँ पे लाहौर को बेहतर बना रहा है, एक को लाइफ को भी बेहतर बना रहा है, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे सर इंडस्ट्रियल जोन में मेरे ख्याल से ये भी सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं बहुत दफ़ा वहाँ पे गए हूँ इंडस्ट्रियल जोन्स में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स में, ज़रोगे वाला, बंद रोड, ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने स्क्रबर्स नहीं लगाए हुए पीछे, और पूरी मतलब वो एक फैक्ट्री अपना थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए पूरे लाहौर के लोगों को बीमार कर रहे हैं, फिर कार्बन यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल सस्ता बन जाए हम कार्बन यूज़ कर लेते हैं। रूडा के लिए मेरे ख्याल से सर ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि मैं अगर लेट्स सपोज मैं घर बना रहा हूँ या मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, मेरा पैसा लग रहा है, उसको नुकसान होगा सर, मुझे जाती मेरे दिल में नुकसान होगा, मुझे बुरा लगेगा। तो रूडा वहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनकी बेहतरी के लिए, वहाँ वो अगर वो नुकसानदेह ही उल्टा उसने करना है तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। सॉरी, इस पे कन्विंस कैसे किया है लोगों को आपने इंडस्ट्रियल जोन के कि स्क्रबर्स होना ज़रूरी है, उनकी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो वेस्ट सिस्टम है वो एक प्रॉपर मतलब जो एक सिस्टम होता है, जो प्रोसेस सिस्टम होता है वो होना चाहिए, और उसके अलावा जो भी तमाम मसाइल इस तरह के होते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये किस तरह आपने कन्विंस किया उनको? देखिए, हर अथॉरिटी, एक्चुअली हम एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, हमारा जो बाकी काम है तो वो तो फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल हम रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं। सो जो वहाँ पर टोटल जो हमने जब इंडस्ट्रियल जोन बनाया तो टोटल 7,000 एकड़ था, उसमें 1900 एकड़ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज मौजूद थी, उसमें हैवी मेटल इंडस्ट्रीज भी सारी थी। जब ये शुरू में जैसे मैंने आपको अर्ज किया, पूरी एक हिस्ट्री है कि हमारे साथ पहले नहीं वो ऑन बोर्ड हो रहे थे, फिर आस्ता आस्ता ऑन बोर्ड हुए, फिर हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। हमारा मैंडेट बड़ा सिंपल था कि हमने जो बायलॉज बनाए हुए हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी बायलॉज हैं या अर्बन गाइडलाइंस हैं या जो इंजीनियरिंग बायलॉज हैं, वो उनको फॉलो करना है। और शुरू में ज़ाहिर रेजिस्टेंस होगा क्योंकि उन बायलॉज को फॉलो करने के लिए उनको सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऐसी। तो उनका यही था मुतमईन नज़र कि यार आप पहली बात तो जो कमेटीज़ बनी उसमें उनके मेंबर्स मौजूद थे, उनको बावर कराया कि ये आपके लिए बेहतर है। कल को अगर ये ठीक नहीं होगा और जो नया इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अलावा जो नई इंडस्ट्रीज आएंगी वो फॉलो कर रही होंगी तो हम आपको पेनलाइज करेंगे उसके लिए, क्योंकि हम आपको एक ग्रेस पीरियड, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे सकते हैं, उसके बाद नहीं देंगे। तो आई थिंक लोगों को ग्रेजुअली हमने पावर कराया है कि ये करने की जरूरत है और ये आपके लिए बेहतर है, और अगर आप नहीं करेंगे उसमें आपका नुकसान है। मेरा पूछने का काशिफ साहब मकसद ये था कि ये वही तमाम इंडस्ट्रीज है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही थी, जिन सबकी मैंने एग्जाम्पल्स दी है। तो एक नया इंस्टीट्यूट है ज़ाहिरा रूडा, इस पे पहले तो ट्रस्ट करना एक बहुत बड़ा काम था, उसके बाद ट्रस्ट करने के बाद इस इंस्टीट्यूट ने, इस इदारे ने लोगों से बात मनवानी है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो वो मतलब किस तरह से मनवा पाएंगे आप? गवर्नमेंट से क्या चेंज करेंगे कि आपकी बात वो मान लें, उनकी ना माने? सख्ती ज़्यादा करेंगे, पोलाइट ज़्यादा होंगे, कुछ लालच देंगे जैसे बच्चों को दिया जाता है? क्या तरीका रूडा क्या अपनाएगा? मेरा तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब तक लोगों को पावर नहीं होगा कि रूडा के आने से उनके लिए क्या बेहतरी हुई है, ये इंसान की फिलोसफिकल ऐसी है। ठीक है, आप एक इंसान की साइकोलॉजी जो है वो ये कहती है कि जी व्हाट इज इन इट फॉर मी, और मैं उसको नहीं दे रहा, तो फिर ऐसी बात नहीं होगा। तो हमने लोगों को यही बावर कराया कि रूडा के आने से फायदा क्या हो। अगर मैंने बिलियन रुपीस वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और उसके फवायद उनको आना शुरू हुए, तो फिर मैं आई विल बी इन अ पोजीशन टू टेल देम कि यार अब मैंने ये कर दिया, अब तुम करो। तुम अगर मेरे कहने पे गवर्नमेंट की रेट पे तुम नहीं भी आ रहे थे, तो अब अगर आप नहीं करोगे तो आई थिंक वो आपके लिए नुकसान नहीं होगा। उसको फिर हम ऑब्वियसली कुछ पुश एंड पुल की टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा सकती है। कहीं पे आप लेवरेज करते हैं, कहीं पे फवायद की बात करते हैं, कहीं पे उनको पेनलाइज करने की, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सिस्टम दोनों साथ चलते हैं। वो ऑब्वियसली वो वाले मामला भी देखे जा सकते हैं। और हमने कुछ फैक्ट्रीज को सील भी किया रिसेंटली, जब ये जो स्मोक का फिनोमेना था उसमें हमें सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शन थी और हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन थी कि आप इनको सील करें, तो हमने ऑब्वियसली प्यूरिटिव एक्शन भी लिए और उससे काफी बेहतरी आई। ये बहुत बेहतरी है और ये अच्छी बात है जी। ये इस सेगमेंट में, इस स्पेसिफिक सेगमेंट में
इंडस्ट्रियल जोन के जितने भी लोग हैं, जो भी इस जोन में पोल्यूशन के जो हैं मेन रीज़न बनती हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़, उनके जो भी अथॉरिटेटिव लोग हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है। मैं पर्सनली, आप अगर मेरा शो देखते हैं तो बार बार देखते होंगे कि मैं स्मोक पे और हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो लाहौर की, इस पे किस कदर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, और कितने डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके इस सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके लिए स्पेसिफिक सा मैसेज है कि आप खुद भी अपने लिए बेहतरी कुछ सोचें, और अदरवाइज़ पहले जहाँ पे EPA था, जहाँ पे PDMA था, वहाँ पे ब्रूडा भी आपको थोड़ा सा सख्ती से पेश आपके साथ आएगा। अगर आप ये जो इन्वायरमेंट के आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी चाहिए, स्क्रपर्स होने चाहिए और वेस्ट पूरा प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, वो अगर नहीं होगा तो ब्रूडा भी आपसे सख्त पेश आएगा। ये इस सेगमेंट में मैसेज उन इंडस्ट्रियल जोन के लोगों के लिए। अभी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद आगे बात जारी रखेंगे, और मज़ीद जो आपके कंसर्न्स हैं वो इस वक्फे के बाद आपको सुनने को मिलेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा काशिफ साहब, एक आवाम का भी कंसर्न है और मेरा पर्सनल कंसर्न भी आप इसे समझ लें छोटा सा। लाहौर से हम मोहब्बत करते हैं, लाहौर से आप भी मोहब्बत करते हैं, लाहौर की बेहतरी के लिए रूडा काम भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। सर, लाहौर की बेहतरी में सबसे पहले अभी आज प्रेजेंट डे की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्मोक बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों से लाहौर मुसलसल नंबर 1 पे आ रहा है पॉल्यूशन के लिहाज से, और ये बहुत दुख की बात है। दिल्ली में भी पॉल्यूशन बहुत ही, दिल्ली ने क्या किया जी, एक इस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि ऑल्टरनेट नंबर वाली गाड़ियाँ चलेंगी जी ऑल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ सिर्फ चलेंगी, एक दिन ऑड नंबर वाली, काफ़ी हद तक बेहतरी होगी। अब रूडा चूँकि इटसेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, तो रूडा तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकता गाड़ियों वाली, लेकिन आप जिस लाहौर को बेहतर बनाने जा रहे हैं, इस पॉल्यूशन से वो लाहौर भी मुतासिर होगा, तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रूडा क्या करेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं कि रूडा इज़ ऑल अबाउट दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दैट, और प्लस मैंने आपसे ये अक्सर बात होती है कि हमारा इंसेप्शन पॉइंट जो है रिवर को रिजुविनेट करना है, और रिवर रिजुविनेशन का प्रोसेस ही फिर इसको पूरे रूडा को एक ओवरऑल हमें खाका देता है। रिवर में आपको मैंने अर्ज किया था कि 3 हमारे रेजर्वॉयर्स हैं, पहला 16 किलोमीटर्स का है, फिर 15 किलोमीटर्स का है, तो वो एक झीलें बनेंगी। अब यू वुड अप्रिशिएट जब वहाँ पे पानी हम ला पाते हैं, जो हमारा ओवरऑल प्लान है कि आज से 3 सालों के अंदर हम एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्यूसिक, मिलियंस ऑफ क्यूसिक पानी की पहली झील भर लेते हैं, तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि पानी जो है जो वहाँ पर झील में होगा वो इवेपोरेट होगा। बिल्कुल होगा। इवेपोरेट जब होगा तो वो ऑटोमेटिकली स्मोक के फिनोमेना को मिनिमाइज करेगा, क्योंकि वो रेन्स भी क्रिएट करेगा और इवेपोरेशन का जो एलिमेंट है वो भी जो ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक जो वो एलिमेंट है उसको कैटर फॉर करेगा। तो वो जो पानी जो आज के दिन में लाहौर में नहीं है, जब वो पानी आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिकली वही मेन प्रोसेस है ना, असल में रूडा तो बनाया उसके लिए क्या, तो वो फिनोमेना उसको कैटर फॉर करेगा। उससे बाकी जो एलाइड फिनोमेना, जैसे मैरीन लाइफ की मैंने बात की, इकोलॉजिकल जो ओवरऑल कंडीशनिंग है उसकी बेहतर करना है, वो तमाम फिनोमेना भी साथ होंगे, बट स्मोक का फिनोमेना को किसी हद तक हम एड्रेस कर पाएंगे। अब दूसरी जो आपने बात की कि रूडा जो इनको रेगुलेट करना, जो उस एरिया में गाड़ियाँ हैं या बाकी चीज़ें, देखिए रूडा इज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड इज डायरेक्टली वर्किंग विद द गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी एक्चुअली। तो जो भी रेगुलेशंस हमें गवर्नमेंट बताती है जो स्मोक के फिनोमेना या बाकी एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं हम, तो वो रूडा विल बी इन अ पोजीशन बाय वर्च्यू ऑफ इसका जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, उसमें प्रोविजन है हमारे पास कि हम वो रेगुलेट कर सकें। हम उसको बुलडोज करने की जरूरत नहीं है हमें, वो एक सर्टन इम्प्लीकेशन जो भी हमारी है रेगुलेशंस हैं उसको नाफिज करने में प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो हम कर सकते हैं। और जिस तरह लाहौर के पास अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिसिंग है या बाकी जो भी इदारे हैं, इस तरह रूडा के पास भी कल को तमाम इदारे होंगे जो वो तमाम जो चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। आई थिंक वी विल बी इन अ पोजीशन टू डू दैट, और किसी भी चीज़ की इंप्लीमेंटेशन रूडा इजीली यानी कर पाएगा। दूसरा मुझे काशिफ भाई ये बताइएगा, एक इको साइकिल होता है जी, मरीन लाइफ बेहतर होने से ह्यूमन लाइफ बेहतर होती है, ह्यूमन लाइफ बेहतर होने से एक पूरा प्रॉपर साइकिल होता है। मैंने कहीं बचपन में कभी पढ़ा था, मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूँ।
रूडा, अच्छा एक और चीज़, सॉरी मैं आपकी ये इस सवाल के दरमियान काट रहा हूँ, एक और चीज़ जी आपके सबके लिए बताता चलूँ। मुख्तलिफ शोज़ में आप देखते होंगे कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और सबसे बड़ा एक मेजर इशू लाहौर में हर इलाके में हमें देखने को मिलता है, वो होता है जी कि पानी नहीं है। ब्लेम करते हैं मुख्तलिफ इदारों को कि ये इदारा पानी को ये कर रहा है, पानी गंदा आ रहा है, गटरों का मिक्स होकर आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा, पानी ख़त्म होता जा रहा है लाहौर में। कोशिश कर रहे हैं, वासा के पास भी हम जाते हैं, कोशिश करते हैं, वासा भी बहुत कोशिश कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है करने के लिए, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल दर होता जा रहा है दिन ब दिन ये काम। मेरे घर में भी पानी मुतासिर हो रहा है, आपके घर में भी हो रहा होगा, हम सब जितने बैठे हैं सबके घरों में पानी मुतासिर हो रहा होगा। रूडा बेसिकली जो बेसिक मकसद है रूडा का वो यही है कि जो शहर लाहौर से पानी ख़त्म होता जा रहा है इसको बहाल करना, इसको जमा करना, इसको बहाल करना और एक प्रॉपर सिस्टम बनाना। सर मुझे ये बताएं, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है, आ ही नहीं रहा अब। और मैं अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि शायद हमें भी कराची वाला सिस्टम होगा, टैंकर सिस्टम पाकिस्तान में लाहौर में भी शुरू हो जाएगा। ऐसा मैं भी नहीं चाहता, लाहौर के लोग भी नहीं चाहते होंगे। रूडा इस चीज़ को भी फोकस कर रहा है कि टैंकर सिस्टम ना हो और पानी सबको इजीली अवेलेबल। आप ये देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और इनफैक्ट जो हमारा इंसेप्शन पॉइंट में बार बार बात करता हूँ वो यही इसी से लिंक है। देखिए कराची में क्या है कि मैं कराची से वाकिफ़ हूँ, मुलाजमत भी मैंने वहाँ पे की है। कराची में मलीर नदी है और उसके साथ फिर एक और वहाँ पे झील वगैरह है जहाँ से पानी एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन कॉस्ट पे आ सकता है। हमारे पास लाहौर में नहीं है। अगर खुदा न खास्ता और भी हम एक लिए मान लेते हैं कि अगले 5 साल डाउन द लाइन या 6 साल डाउन द लाइन पानी नहीं है हमारे पास, तो आपके पास ये 5-10 हज़ार रुपये में कंटेनर नहीं आने लगा। बिल्कुल ऐसी। और जो डीजल और इसकी जो प्राइस है आप फ्यूल की आप इमेजिन कर सकते हैं, इट्स गोना कॉस्ट यू हेल लॉट ऑफ मनी व्हिच हम एक नॉर्मल आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो हम कर ही नहीं सकते। तो लेट्स नॉट इवन गेट देयर। हमें अपने आप को सस्टेन करना है कि हम वो जो सिस्टम डेवलप करें। अब देखें, आप पानी पूछेंगे क्यों नहीं है। लाहौर में कई जगहों पर आपको 50 से 100 फीट और 150 फीट में पानी मिलेगा, कई जगहों पे 400 से 500 फीट मिलेगा, 600-700 फीट। हाँ, अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी आप लैंड ले रहे हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्रीकल्चर की जो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। बट व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग, जो पानी वो जिनकी तरफ जिससे सब्जियाँ निकल रही हैं या जो चीज़ें बन रही हैं वो सारा आर्सेनिक है और वो पॉइजनस है। जो पानी ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, पानी मिक्सिंग की शिकायत कर रहे हैं, इसलिए कि देखें जो एग्जिस्टेंट सिटी है उसमें बहुत सारी कबाहतें होगी, इसलिए तो नया शहर बनाने की कोशिश करें। और इस शहर में तमाम की तमाम चीज़ें जो सीवरेज सिस्टम है वो पहले से प्लान होंगे और वो कैटर फॉर होंगे अगले 10 से 20 से 50 साल के लिए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो कबाहतें नहीं होंगी जो आज इस शहर में फेस करनी पड़ रही है, तो वो ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। और आपने प्रोविजनली देखा होगा कि अगर आज हम इसमें चारबाग में जाते हैं या CBD में जाते हैं, जो हमारे जो बाकी सिस्टर एजेंसी साथ काम कर रही हैं, वहाँ पे वो तमाम मामला पहले एड्रेस किया जाए। ऐसा नहीं है कि कल को हम एक चीज़ बना लें, कॉलोनी बन जाए और कल को उसके बाद फिर रोडें खोद रहे हो यार इसको क्या, तो ज़ाहिर मिक्सिंग तो होनी है, वो हम ऑलरेडी अवॉइड कर रहे हैं। तो आई थिंक वो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की जो आप बात करते हैं तमाम की तमाम हैंड एंड ग्लव्स काम होती है और प्लानिंग के तहत ही होती है। तो ये रूडा में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तमाम चीज़ें पहले प्लानिंग के तहत हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक एरियाज को फोकस कर रहे हैं रूडा या पूरे लाहौर को फोकस कर रहा है कि पूरे लाहौर को पानी मिलेगा, जहाँ पे रूडा का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जहाँ पे रूडा का कोई लेन देन ही नहीं है दूर दूर तक, वहाँ पे भी पानी की बेहतरी होगी? उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। जो पानी हमने प्रोवाइड करना है वो रूडा लाहौर के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा। ओके। अगर इवेंचुअली गवर्नमेंट डिसाइड्स कि इसका मैंडेट भी रूडा को किसी स्टेज पे दिया जाए, मुझे इसका पता नहीं है। बट आज के दिन में अगर इफ यू आस्क मी, देयर इज नो चांस कि हम ऑब्वियसली पानी प्रोवाइड करेंगे, हम तो अपने शहर का कैटर फॉर करेंगे। हाउएवर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो हम लाहौर की भी करेंगे, एग्जिस्टेंट लाहौर की भी और नए लाहौर की, नए जो शहर हमारा होगा उसकी भी करेंगे। तो हमारे जो वेस्ट वाटर प्लान का जो 9 हमने प्लान किए हैं उसमें 4 के करीब लाहौर के लिए हैं एग्जिस्टेंट और 5 हमारे अपने हैं। 5 टोटल। तो वो इस तरह से लाहौर को वो वाला मामले में हम जरूर एड्रेस कर रहे होंगे और सपोर्ट कर रहे होंगे। बट ये जो पानी प्रोवाइड करना है आज के दिन में हमारा मैंडेट नहीं है। चलिए सर, फिर तो ये मेरे ख्याल से हम दुआ कर देते हैं कि आने वाले वक्त में वासा या जो भी कंसर्न या रिलेटेड इदारा है वो MOU साइनिंग कर ले रूडा के साथ ताकि पूरे लाहौर को पानी मिल जाए। सर एक हकीकत बात है, आप भी शायद वाकिफ़ होंगे, हमारी ऑडियंस भी वाकिफ़ है, मैं अक्सर एरियाज़ में जाता हूँ, रोने वाली हो जाती हैं ख़वातीन, मर्द तक मतलब जो है परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, हम पाक होने के लिए पानी होता है और हमारे पास पानी ही पाक नहीं है, तो हम क्या करें। और ये बहुत बड़े दुख की बात है कि लाहौर में सर पानी ना आना और फिर जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी
गंदा स्मेल वाला काला पानी आ रहा है। तो मैं तो सर यही चाहूँगा कि रूडा, बल्कि मैं ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि रूडा पूरे लाहौर में, मैं चाहूँगा पूरे पंजाब में जाए रूडा जी, पूरे पंजाब की बेहतरी के लिए। जो हमारे लिए बेहतरी का सबब हो, वो रूडा है या LDA है या जो भी है, आई थिंक जो बेहतरी का सबब हो, आई थिंक वो उस तरह से होना चाहिए और मुल्क के लिए और प्रोविंस के लिए बेहतर होना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ सर, इदारे का गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब कि हुकूमत है किसकी, पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होता। इदारा बनाया इसलिए ज़्यादा कि इदारा अपना काम करता रहे, हुकूमत जिसकी लोगों के लिए बेहतरी, हाँ लोगों के लिए बेहतरी हो, अपना काम करता रहे, हुकूमत जिसकी भी हो। तो मैं यही चाहूँगा कि हुकूमत जिसकी भी रहे, जब भी रहे, रूडा अपना काम करता रहे और बाकी तमाम इदारे भी अपना काम करें। भाई साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे पास वक्त खत्म हो गया जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपके जो भी कंसर्न्स थे रूडा को लेके, जो भी परेशानियाँ थी, जो भी मायूसियाँ थी, वो काफ़ी हद तक आज दूर हुई होंगी और मज़ीद दोबारा भी मुलाकात होगी हमारी काशिफ साहब से भी और रूडा के बाकी तमाम जो लोग हैं उन सब से भी, और आपके और भी जो मेजर कंसर्न्स होंगे वो भी हम इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। और आप भी सब दुआ करें कि ये पानी का जो सबसे बड़ा मसला है ये नेचुरली भी हल हो जाए और ये हमारे जो भी इदारे हैं पानी का मसला हल करने वाले वो भी इसको हल कर पाएँ, आपकी मेरी हम सब की बेहतरी के लिए। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।